2.5% की तेजी बनती हुई दिख रही है। फॉर अ चेंज आज थोड़ी रिकवरी आपको आईटी शेयरों में दिख रही है। इन्फोसिस, विप्रो हरे निशान में खुलते दिख रहे हैं 1.5% की तेजी के साथ। अल्ट्राटेक के साथ ग्रासी में 2% की तेजी आपको दिखेगी, और क्योंकि होल्डिंग कंपनी है और जाहिर सी बात है कि अगर अल्ट्राटेक पैसा नहीं डाल रही तो होल्डिंग कंपनी पे भी सेंटिमेंट के लिहाज से थोड़ा असर बेहतर होता है, ये आप देख सकते हैं। मेटल्स में हल्की फुल्की खरीदारी है। जेएसडब्ल्यू स्टील 1% ऊपर खुलता हुआ आज के सेशन में, और एलएनटी में भी 1% की तेजी। अदानी ग्रुप के दोनों शेयर, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट 1% की मजबूती के साथ आज की शुरुआत करते दिख रहे हैं। तो आज के स्टार परफॉर्मर है 2 स्टॉक अल्ट्राटेक, महिंद्रा, 3 कह दीजिए आई शेयर। 3 स्टॉक्स बढ़िया तेजी के साथ आज शुरुआत करते दिख रहे हैं। सेक्टर जो मजबूती देने का काम कर रहा है वो है आईटी, इन्फोसिस और विप्रो के नेतृत्व में। कमजोर क्या है? व्हाट इज कमजोर? इंडसइंड बैंक 2% नीचे, टॉप लूजर। कोल इंडिया 2% नीचे, सेकंड टॉप लूजर। और बजाज फिनसर्व में 1% का नुकसान आपको नजर आएगा। तो जो कमजोरी दिख रही है ज्यादा वो कोल इंडिया और इंडसइंड बैंक में है आज आपके लिए। इंडेक्स एक बार फिर से बता दूं, और डे हाई पर निफ्टी आता दिख रहा है 22,250, 115 पॉइंट ऊपर है। बैंक निफ्टी 48,500 के आसपास रुकता हुआ नजर आएगा, 125 पॉइंट की तेजी यहाँ पर है। वायदा कारोबार की तरफ आइए दौड़कर। कौन से स्टॉक्स हैं एक्शन में, जल्दी से बता दूं आपको। टॉप गेनर है वोल्टास, 4.5% की तेजी के साथ। गर्मियों के सीजन का आगाज हो चुका है, वोल्टास की तेजी के साथ आप मान सकते हैं। IRFC 3.5% की तेजी। टीवीएस मोटर्स तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ, टू व्हीलर से ज्यादा तेज रफ्तार है, फोर व्हीलर से ज्यादा तेज रफ्तार है टू व्हीलर्स की, 3.5% की मजबूती है। अल्ट्राटेक 3% ऊपर है। SJVN 3% मजबूत, NCC 2.5% मजबूत है, और लोढ़ा यहाँ पर 2.5% की तेजी है। एस्कॉर्ट भी अच्छे नंबर्स के दम पर दौड़ लगाता दिख रहा है। तो आज ऑटो शेयरों ने तेजी की रफ्तार पकड़ी है बाजार में, लेकिन वोल्टास इन सबसे आगे निकलकर टॉप गेनर। कमजोर क्या है? पॉलिसी बाजार, ओ माय गॉड, 4% नीचे, टॉप लूजर। BSE 3% नीचे। हमने 5,500 पर बेचने की राय दी थी, 4,500 तक के टारगेट आपके सामने आ चुके हैं। आज 4,500 का टारगेट, 1,000 रुपए की कमजोरी जो दिख रही थी वो आपके सामने हो चुकी है। अब देखते हैं नीचे किन लेवल्स के आसपास अगर आपने बेचा है तो खरीदना होगा, वो उस पर विचार किया जाएगा बाद में। पेटीएम के लिए कुछ खराब खबरें आई थी, 2.5-3% कमजोर है। पतंजलि लगातार दूसरे दिन वायदा कारोबार में एंट्री करने के बाद गिरता हुआ आज 2.5% नीचे है। पी लेटर के लिए दिन खराब है। पॉलिसी बाजार, पतंजलि, पेटीएम, ये सब के सब कमजोर होते हुए दिख रहे हैं आज के सेशन में। MCX में 1.5% का नुकसान। इंडसइंड बैंक 0.25% नीचे। ये आपके लिए कुछ स्टॉक है जो एक्शन में दिख रहे हैं। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों का हाल बता दूं आपको किस तरह की सिचुएशन है। 125 पॉइंट ऊपर मिड कैप इंडेक्स है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 50 पॉइंट ऊपर है। यानी कि थोड़ी बहुत जो खरीदारी हो रही है वो सिर्फ दिग्गजों तक सीमित है, मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ कोई देख भी नहीं रहा। लेकिन निफ्टी मजबूती के साथ डे हाई पर, यानी कि खुलने के बाद से हाईएस्ट लेवल 22,250 आपके सामने, और बैंक निफ्टी 106 पॉइंट ऊपर है, 48,450 के आसपास। नया बताइए कहाँ है आपकी नजर? तो मिड और स्मॉल कैप स्पेस को थोड़ा सा मैं ये देखना चाहूंगी, क्योंकि हमने देखा था शुक्रवार को जो पिटाई हुई थी उसके बाद कुछ एक स्टॉक्स हैं जो थोड़ा उठने का प्रयास कर रहे हैं। कॉफी डे ने तो खुलते 20% ऊपर यहाँ पर सर्किट लगा दिया है। अदानी पार यहाँ पर 3.5% की मजबूती के साथ ओपनिंग दिखाई दे रही है। ट्रांसफॉर्मर्स एंड रेक्टिफायर्स में 4.25% की स्ट्रेंथ है। क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण जो शुक्रवार का जीरो बना था, आज थोड़ा यहाँ पर हिम्मत करके उठा है और 2.5-3% की मजबूती दिख रही है। रेडिंगटन, पीरामल फार्मा, ग्रीव्स कॉटन, देवयानी इंटरनेशनल, इन सब में हम देख रहे हैं 2.25 से 3% की स्ट्रेंथ है। ऑर्डर विन के दम पर एनसीसी में 2.5% की मजबूत शुरुआत दिख रही है। पारादीप फॉस्फेट्स 0.3% ऊपर है। कैस्ट्रॉल यहाँ पर हम देख रहे हैं 2% की मजबूत ओपनिंग दिख रही है। एनएमडीसी स्टील, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स, इसमें भी मजबूती है। लेमन ट्री होटल्स, हर ही हफ्ते इनके हम देख रहे हैं कुछ नए होटल के एमओयू साइन हो रहे हैं, 2% ऊपर। लेमन ट्री आज खुलता दिखाई दे रहा है। रेल स्पेस यहाँ पर कुछ मजबूती दिख रही है। टेक्समैको रेल 1.25% ऊपर खुला है। इसके साथ साथ कुछ एक और रेल स्टॉक्स हैं जिनमें स्ट्रेंथ के साथ ओपनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। ट्राइडेंट, एमटीएनएल, एनएचपीसी, इजमाई ट्रिप, एसजेवीएन, जोमैटो, एनएफएल, बैंक ऑफ इंडिया और कुछ एक और बैंक्स हैं जहां पर हम देख रहे हैं थोड़ी मजबूत शुरुआत होती हुई दिख रही है। इंटरेस्टिंगली आज हम देख रहे हैं इस स्पेस में गिरने वाले स्टॉक्स का, मैं पीवी फिनटेक का जिक्र आपने किया ही, यहाँ पर 0.4% की सुस्त शुरुआत है। बीएससी यहाँ पर रिकमेंडेशन भी थी, और गोल्डमैन सैक्स में ने भी हमने देखा है कि बड़े टारगेट कट्स यहाँ पर लिए हैं। मैक्स हेल्थ केयर थोड़ी सुस्ती यहाँ दिख रही है। एंजल और करूर वैश्य बैंक ये कुछ हल्की फुल्की कमजोरी के साथ खुलते हुए नजर आ रहे हैं। अदरवाइज कोई बड़ी कमजोरी फिलहाल तो ओपनिंग में सर स्पेस में नहीं दिख रही। ढूंढो भी मत, बड़ी मुश्किल से तो कभी अच्छे दिख रहे हैं, उसमें भी आप ढूंढ के पूछो यहाँ नहीं दिख रही, नहीं दिख रही, बढ़िया है, नहीं दिख रही तो अच्छी बात है। चलो किसी दिन तो ऐसा हुआ है कि नहीं दिख रही। 17 दिनों की कमजोरी के बाद आज 18 दिन कम से कम शुरुआत में तो हरे निशान में हम हैं।
जो भी जितने भी हैं अब इससे काम चलाएंगे हम, और क्या है। आइए बढ़ते आगे, और शो की शुरुआत में पहला बिगुल बाजार खुलने के बाद तैयार है सुमित जी के लिए सुमित के सुपर डुपर हिट। सुमित जी बताएं सर। अनिल जी, एक बाय का स्टॉक रडार पे है। अच्छा पुल बैक और बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार है। स्टॉक का भाव चल रहा है 342, 343, 342, 343। स्टॉक का नाम है टाटा पावर। टाटा पावर के अंदर पिछले 5 दिनों की गिरावट के बाद अब एक अच्छा पुल बैक और बाउंस बैक के लिए स्टॉक तैयार है। खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। इमीडिएट ट्रेडिंग के लिहाज से जो नीचे में सपोर्ट है 335, 336 का है, तो स्टॉप लॉस 335 का बनेगा। 335 के स्टॉप लॉस से टाटा पावर में खरीदारी करें। बाउंस बैक का ऊपर में पहला टारगेट 355 रुपए का, दूसरा टारगेट 360 रुपए का। 2 से 4 दिनों का व्यू लेके टाटा पावर में खरीदारी करें 355, 360 के टारगेट्स के लिए। ओके, टाटा में पावर नजर आ रहा है सुमित जी को। खरीदे 355 360 के लक्ष्य के लिए। 335 का छोटा स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा उचित। आइए अगला बिगुल तैयार है मेहुल जी के लिए सुपर कूल मेहुल। मेहुल जी फरमाइए। सर जी, कॉन्ट्रा बैट है, थोड़ा सा रिस्की है। डीएलएफ में खरीदारी की सलाह है। 638 के आसपास से चल रहा है। 638 से 635 की रेंज में खरीदारी कीजिए। 625 का हमें लगाना है स्टॉप लॉस। टारगेट ऑन द अपसाइड विल बी 665 का। 665 का टारगेट इसलिए बिकॉज यहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस आ सकता है। 625 जो है फ्राइडे के सेशन का लो है, बिकॉज थोड़ा सा रिवर्स कैंडलस्टिक पैटर्न बना था। साथ ही साथ हमने अच्छा वॉल्यूम देखा। मार्केट में इतनी गिरावट थी बट ये ग्रीन में क्लोज हुआ था डीएलएफ। साथ ही साथ एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और एक फॉलिंग वेज जैसा पैटर्न बन रहा है। ऑफ कोर्स उसका ब्रेकआउट आने को टाइम है, बट यहाँ से 665 670 तक का एक बाउंस देखने मिल सकता है डीएलएफ में। सो खरीदारी की सलाह रहेगी शॉर्ट टर्म के लिए डीएलएफ में। ओके, डीएलएफ में करें खरीदारी शॉर्ट टर्म के लिए। ये राय आपके लिए आती हुई इस वक्त मेहुल जी की तरफ से। कॉन्ट्राबेट, मेहुल जी कॉन्ट्राबेट क्यों बोला आपने इसको? इसमें क्या कॉन्ट्रा है? अनिल जी, कंटिन्यू गिर रहा है ये काउंटर, और साथ ही साथ क्या है कि मार्केट में भी हमने देखा अभी जो हाई बना था उसके हाई से काफी नीचे आ गया है मार्केट। बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी रेड में हो गया है। निफ्टी में ऑलमोस्ट 60 टू 80 पॉइंट्स का डिप आ गया। तो यस, मार्केट फिर से गिर रहा है, जो सेलिंग प्रेशर है फिर से बढ़ रहा है, तो उसके विपरीत हमने बाई दिया है, इसलिए कॉन्ट्राबैट। गलती हो गई, आपसे सवाल पूछा, डरा दिया आपने तो वापस ही एकदम सब कुछ लाल पीला कर डाला। जी जी बंसल जी। नहीं अनिल जी, दो चीजों में अनिल जी कॉन्ट्रा कर रहे हैं मेहुल जी। एक तो अनिल जी वो तो थ्योरेटिकली तो अनिल जी वो अपने आप को बचा रहे हैं, जो गिरती मार्केट में खरीदारी की राय दे रहे हैं ना, तो जब गिरता हुआ शेयर खरीदते हैं तो अनिल जी कॉन्ट्रा बैट बोल के अपने आप को सेफ गार्ड करने की कोशिश करता है। बट असल में अनिल जी कॉन्ट्रा गए हैं कुणाल जी के। ये जब जब आपने कुणाल जी को काम पे लगाया है कि लेवल टूटे तो बता देना, तो उस दिन अनिल जी उन्होंने कोई काम ही नहीं करा है, कोई कॉल नहीं देते हैं, सिर्फ लेवल को मॉनिटर करते रहते हैं। तो ये कुणाल जी के कॉन्ट्रा जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं, कॉल भी दे रहे हैं, और जीएमआर का लेवल टूटेगा तो क्या कहते हैं अलर्ट भी करेंगे। और मेहुल जी अलर्ट करना है क्योंकि मेरी नजरें भी हैं जीएमआर पर। आप ये बताओ भी इसको हम क्या समझे, कुणाल जी की खिंचाई समझे या मेहुल जी की तारीफ समझे, या दोनों? अनिल जी आप यही समझें कि आई एम मिसिंग कुणाल जी फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। चलिए बढ़िया है, हम सभी मिस कर रहे हैं। आएंगे जल्दी, आज आप जाके देखेंगे, मेरे ख्याल से कल से शो करना शुरू कर देंगे। बढ़िया। चलिए आइए तब तक और स्टॉक्स ओपनिंग के हीरो जीरो भी तैयार है। अगर 9:25 हो गए, हाँ हो गए। चलिए तो फिर बढ़ते हैं आगे, और वक्त हुआ है सर के ओपनिंग के हीरो जीरो का बिगुल के साथ। सर हीरो या जीरो? हीरो आज ढूंढे मैंने। पहला हीरो तो आज का है वोल्टास। ओके। जिस तरह से इस बार गर्मियों का आतंक फिर से होने की संभावना है, और उसको देख के ये सारे के सारे स्टॉक जो है ना वापस से बड़े एक्शन में आते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इन पर फोकस करना चाहिए। गिरावट में जरूरी नहीं कि आज लेना है, क्योंकि 4% बढ़ा हुआ है। पिछले हफ्ते भी थोड़ा एक्शन में आते हुए दिखा है। तो ये एक अच्छी थीम बन सकती है जिस पर आपको फोकस करना चाहिए। तो पहली चीज़ तो ये कि वोल्टास है। दूसरा स्टॉक एक और है जो पीएफसी आरईसी जो भी समझ ले, पीएफसी
यहाँ पर भी सीएलएससी की जिस तरह से रिपोर्ट्स आई है, टारगेट्स भले ही घटाए लेकिन करंट मार्केट प्राइस से अब भी उनके टारगेट्स काफ़ी ऊपर है। इसका मतलब क्लियर कट है, जब भी बाजार में रिकवरी बनेगी और अगर आपको लगता है कि तेजी होने की संभावनाएं बनेगी, ये स्टॉक भागने में आगे रहेगा। अच्छा। हाँ, ये 100% भागने में आगे रहेगा। तो कुछ आपको कई बार आपको ट्रेडिंग के लिए भी करना होता है, कई बार इन्वेस्टमेंट के लिहाज से भी आपको ये सोचना होता है। आप लिस्ट बना के रखते हो तो मुझे फंडामेंटली क्या खरीदना है, या दो तरीके से खरीदते हो। एक जो शांत सुस्त है, बोले कोई बात नहीं, एचडीएफसी बैंक टाइप का जो ज़्यादा घटे ना मुझे शांति। दूसरा है कि जब बढ़े तो मेरा घोड़ा सबसे आगे भागे। करेक्ट। ये आगे भागने वाला घोड़ा एक हो सकता है जब भी तेजी बने। मैं इसलिए आज जो आपको स्टॉक बता रहा हूँ, दोनों उसी तरह के जो फंडामेंटली आगे आपको डायरेक्शन दे सकते हैं, ताकि आप इसे नोट करके रखें। वोल्टास हो गया, पीएससी हो गया। तीसरा है इसी स्पेस में, और वो है टीवीएस, जो ऑटो स्पेस है। जब भी ऑटो स्टॉक्स में रिकवरी का माहौल दिखेगा, आपको टीवीएस सबसे पहले भागता हुआ नजर आएगा। ठीक है। ये तीन आपके लिए एक तरह से मार्केट के मूड के साथ हाई बीटा हो सकते हैं तेजी की तरफ। नॉट नेसेसरी अभी मैं खरीदारी की राय नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप इन स्टॉक्स को देखिए, इनके टेक्सचर को, ट्रेंड को समझने की कोशिश कीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। सो ओनली हीरोज? ओनली जीरो में तो क्या, अभी पॉलिसी बाजार है, P4 पॉलिसी। आज पी लेटर के लिए दिन पीएफसी को छोड़ के सबका खराब है। पेटीएम, पॉलिसी बाजार और क्या पतंजलि, ये सब घटे पड़े हैं। ठीक है। सिंपल, आप पीबी फिनटेक में आप ढूंढने जाएंगे क्यों घटा है, कोई कारण नहीं मिलेगा। कारण एक ही है, हाई पी मल्टीपल स्टॉक। जो महंगे शेयर हैं 60, 70, 80 के मल्टीपल वाले, वो अभी भी किसी को लेने नहीं, बस बात उतनी सी। इसके अलावा और कोई रीजन नहीं मिलेगा। तो जो महंगे वैल्यूएशन वाले हैं वो स्टॉक, बीएसई भी इसीलिए घट रहा है, वैल्यूएशन महंगे है, वॉल्यूम घट रहे हैं। बीएसई में भी आप देखिए थोड़ी कमजोरी हुई है इसी वजह से। तो ये स्टॉक्स घटेंगी, और इसलिए हमने कहा भी कि जिन लोगों को थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक करना हो, 25% अपने पोर्टफोलियो का बुक कर लें। और क्या, तो 5500 के आसपास मौका मिला भी, नहीं तो भी कोई बात नहीं। अगर आपके खरीदे हुए 10,000, 1500, 2000 के, तो फिर ठीक है, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो ये ओपनिंग के हीरोज हैं जिन पर खास नजर रहेगी, और जीरोज का भी एक जिक्र सर ने कर ही दिया, तो इस पर भी हम ध्यान देंगे। जैन साहब, एक बार दालमिया भारत पे मैं व्यू लेना चाहूंगी, क्योंकि क्लिंकर क्षमता ये अपने बढ़ाएंगे और 3,500 करोड़ का बड़ा निवेश कर रहे हैं। क्या व्यू बन रहा है सर? नहीं, देखिए, वैसे एज अ सेक्टर मुझे सीमेंट ठीक लगता है। जस्ट दैट कि मार्केट्स के माहौल खराब है, इसलिए आजकल सीमेंट के स्टॉक्स की भी बातचीत और कोई भी सेक्टर्स की बातचीत ज्यादा करने में अब थोड़ी वो होती है, क्योंकि वेट एंड वॉच पॉलिसी है। क्योंकि सीमेंट सेक्टर पिछली भी रैली में कोई बहुत ज्यादा आउट परफॉर्म नहीं किया था, और धीरे धीरे जिस तरीके से अल्ट्राटेक है, देखिए अल्ट्राटेक ने भी आज एक अच्छी बढ़त दिखाई, और इनकी भी एक पॉजिटिव न्यूज है। करेक्ट काफी हुआ है दालमिया भारत भी, तो मुझे लगता है कि जिन्होंने लिया हुआ वो होल्ड करके रखे, और यहाँ से एक बाउंस आया ही है। बट ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज में बहुत ज्यादा बाउंस नहीं आता, और वैल्यूएशन के लिहाज से कोई बहुत ज्यादा सस्ता ये स्टॉक नहीं है। जो अभी अनिल जी ने बोला कि वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा मार्केट अब वैल्यूएशन सेंसिटिव हो गई है। जो टिपिकली जो इंडियन का हम लोग फेमस होते हैं कि हम लोग भाव सेंसिटिव बहुत ज्यादा होते हैं, अगर मार्केट में भी कोई दूसरा माल खरीदने जाते हैं, तो वैसा ही कुछ यहाँ पे भी अब देखने को मिलेगा, और आने वाले दिनों में भी मिलेगा। जो एक्सुबरेंस थी वैल्यूएशन को लेकर, थोड़ा वो अब धीरे धीरे कम तो हो ही गया और कम होगा। सो वी हैव टू वेट एंड वॉच। बाकी इस सेक्टर में बहुत सारे स्टॉक्स एक के बाद एक हमने रिकमेंड किए हैं, और वैल्यूएशन जहां पे हमें रीजनेबल और सस्ते भी दिखते हैं, और रीजनल प्लेयर्स है कई सारे, वो ज्यादा अच्छे लगते हैं। बट यस, अल्ट्राटेक विल सर्टेनली बी वन ऑफ माय टॉप पिक्स इन द सेक्टर। अच्छा, चलिए, लेकिन एक दालमिया भारत पे चार्ट चेक ले लेती हूँ। बंसल जी, सर जरा दालमिया भारत का चार्ट देखिए, बताइए क्या राय बन रही है? नया टेक्निकली तो बीटन डाउन स्टॉक है। फ्राइडे के सत्र में भी निचले स्तरों से एक बाइंग देखने को मिली थी। आज भी फ्राइडे के जो क्लोजिंग थी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, बट टेक्निकली ऐसा कोई पैटर्न नहीं है कि किसी भी तरीके में कुछ काम किया जाए। सिर्फ चार्ट के ऊपर एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस विजिबल है 1725, ऊपर में एक हर्डल है, नीचे में 1685 एक सपोर्ट है। सिर्फ चार्ट पर एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस स्पॉट कर पा रहा हूँ, बियॉन्ड दैट शॉर्ट टर्म के लिए कुछ और नहीं है। बंदल जी, आज 2 बार नेहा जी ने आपसे सवाल पूछा, दोनों बार सवाल के बाद में आपको धूड़ धड़ाम धुड़ुम कुछ ऐसी आवाज आई, मतलब क्या हो, क्या संकेत आप देना चाहते हैं? नेहा जी समझ नहीं पा रही, साफ साफ बताइए। नहीं अनिल जी, मैं तो एक्चुअली क्या अनिल जी, मार्केट ऐसी है, चार्ट पे देख नहीं पा रहा, और आज जैसे वोल्टा 4% ऊपर है। मैं तो नेहा जी को याद कर रहा हूँ अनिल जी, इन्होंने तो मतलब कि पिछले 3 दिनों में अनिल जी वोल्टास हर बार पूछा है अनिल जी, मेरे को भी समझ नहीं आया, बाकी किसी को भी समझ नहीं आया। मेरे ख्याल से सिर्फ वागले जी ने एकमात्र बाय कॉल दिया था।
तो अनिल जी ये तो अर्ली ट्रेंड स्पॉट कर रहे हैं, वो हम तो तो ठीक प्योर अनिल जी है, टेक्निकली वो कर रहे ठीक है, हैं। लेकिन ये एक बैकग्राउंड चार्ट खोल के किसी से ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हो आप, ये वाला ऐसा, ये क्यों? नहीं अनिल जी, मेरे यहाँ तो अभी रिपेयर वर्क शुरू होना है, वो शुरू नहीं हुआ है। ये कुछ अनिल जी तकनीकी खराबी है। अच्छा, मेरे यहाँ से अनिल जी कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं आ रहा अनिल जी, कोई तकनीकी खराबी है। ओके, मुझे लगा किसी ने कोई पीछे से कुछ बंसल जी में फेंका हो और जोर से आवाज आई गिरने हो। की आवाज आई। हाँ हाँ, ऐसा कुछ नहीं, आप सेफ एंड सिक्योर है ना एकदम, बिल्कुल बंसल जी, थैंक गॉड। हम वही आपके कुशल क्षेम पूछना चाहते थे। नहीं अनिल जी, जी नहीं अनिल जी, मैं सेफ एंड सिक्योर हूँ। और एक मैसेज भी रह गया अनिल जी आपके लिए, मेरे को लग नहीं रहा कोई कतार पर है अनिल जी। ऑन अ वीकेंड आई वेंट फॉर अ मूवी, वो क्रेजी मूवी अनिल जी, वो पीवीआर ने सिस्टम चेंज करा है कि ना नो कैश एक्सेप्टेड। तो अनिल जी मैं ऐसे ही उनके हेड से बात कर रहा था, मैंने कहा हिंदुस्तान है या कैश नहीं लोगे तो वैसे ही पीवीआर का हाल बुरा है और बुरा हो जाएगा। कहते सर टेस्ट ड्राइव पर है, और आपको अनिल जी उन्होंने स्पेशल थैंक्स बोला है, मतलब कि उस थिएटर के हेड ने, उन्होंने अनिल जी ब्रीजा खरीदी है ओरेकल फाइनेंशियल सर्विसेज से अनिल जी। अरे क्या बात। वाइफ ने ओएफएसएस की अच्छी क्वांटिटी ली थी। और अनिल जी जैन साहब को भी थैंक यू बोला है। फिर शायद अनिल जी थोड़ी शर्म आई होगी, कहते हैं आपने और कुणाल जी ने भी रिकमेंड किया था, तो आपको असली थैंक्स तो अनिल जी उन्होंने आपको और जैन साहब को भेजा है। रिकमेंड तो अनिल जी मैंने भी किया था, बट सबसे एंड में आगे में अनिल जी मुझको थैंक्स करा और साथ में कुणाल जी को भी ऐड कर दिया। बट स्पेशल थैंक्स अनिल जी उन्होंने आपको भेजा है इसके लिए। और पता नहीं जैन साहब के अनिल जी जैम में कब आया है, जैम वाला तो स्टॉक है नहीं है ये। नहीं आया था, एक बार आया था। जैन साहब को भी थैंक्स है। 3300 रुपए के आसपास आया था जैन साहब के जेम्स, मुझे याद है अच्छे से। तो आपको जैन साहब को बधाइयाँ इसके लिए। आज ये जेम्स की बात नहीं है, तो जेम्स का वक्त भी हो चुका है। जैन साहब के जेम्स। जैन साहब स्वागत है आपका, बताएं सर। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच बंसल जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अनिल जी, गुड मॉर्निंग वन सेकंड। और बंसल जी ओएफएसएस दिया था, और अनिल जी जिस दिन मैंने दिया था तो अनिल जी ने मुझे मतलब बहुत राइटली मेंटोर किया था कि बोले जैन साहब अभी ये उस समय पे स्मॉल कैप मिड कैप और आपको जेम्स के लिए जाना जाता है, ओएफएस दिया आपने, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। 3000 का स्टॉक है और इतनी बड़ी मार्केट कैप वाली है, अच्छा चलेगा भी ये स्टॉक आने वाले उस, ये बात है। मतलब मैं जब नया नया जेम्स शुरू किया था जुलाई 2020 में, और उसके कुछ ही दिनों में दिया था, ये एग्जैक्ट डेट अगस्त के महीने की है, तो बहुत अच्छा चला था उसके बाद। बट एज अ मेंटोर फिर मैंने उसके बाद और मेरी रिसर्च को शुरू किया बंसल जी, और अलग अलग टाइप के स्टॉक्स लाना शुरू किया। बट यस ओएफएसएस मैंने भी 3200 में, और अनिल जी ने भी उन लेवल्स पे दिया हुआ है। बाद में अभी रिसेंटली जब दिया उसके बाद तो मैजिक हो ही गया था। एंड द कंपनी स्टिल मतलब रेजिलिएंट, मतलब ऐसा नहीं कि करेक्शन तो देखिए सब में आ रहा है। एंड मेरी तरफ से भी जो हमारे जो प्रेमी है उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमें कृतज्ञ रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे मिलते हैं अनिल जी, क्योंकि अब आजकल तो आपके जितने सारी ये सब न्यूज आती होंगी, और मैं तो काफी बोलता रहता हूँ ये सेमिनार में, तो वो याद कर रहे हैं। अब तो जयपुर इंतजार कर रहा है, बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स है, और बहुत लोगों के अनिल जी मैसेजेस आ रहे हैं कि हमें भी अनिल जी से मिलवा दीजिएगा एक बार। और अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं हूं उस दिन, मुझे बहुत अटपटा लग रहा है संडे के दिन। बट एनीवेज आज एक जेम स्टॉक जो लाया हूं मैं, वो है इंडीजीन लिमिटेड। इंडीजीन बहुत छोटा सा नाम है, INDEGENE, इंडीजीन लिमिटेड। देखिए ये कंपनी नया आईपीओ लाई थी, मई 8 तारीख 2024 को आईपीओ खुला था, और बेहतरीन रिस्पॉन्स मिला था। इंडीजीन का एक बार मैं पहले टारगेट देता हूं, 590 610 के टारगेट, और हाईज स्टॉक ने 737 के बनाए हुए हैं, और कंपनी को रिस्पांस बहुत बेहतरीन मिला था। इनफैक्ट 70 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ था, और सभी की सब्सक्राइब की राय थी, हमारी भी थी। और ओवरऑल ये कंपनी करती क्या है, बहुत ही यूनिक बिजनेस मॉडल है, जो कि मुझे सबसे बढ़िया अट्रैक्ट वही किया, और पहली बार जेम्स में कवर कर रहे हैं। तो समावेश है ये कंपनी एक हेल्थ केयर और टेक्नोलॉजी की। हेल्थ केयर मतलब फार्मा कंपनीज को बहुत सारे अलग अलग कामों में हेल्प करती है, और इनफैक्ट जो काम करती है उसको मैं थोड़ा सा बता देता हूं। ये लोग एंटरप्राइज कमर्शियल सॉल्यूशंस देते हैं, ओमनी चैनल एक्टिवेशन करते हैं, एंटरप्राइज मेडिकल सॉल्यूशंस देते हैं। मतलब ये बेसिकली डोमेन एक्सपर्टीज इनकी है हेल्थ केयर में, और ये कंपनीज को मतलब एनेबल करती है, भले वो मार्केटिंग के लिए हो, क्लिनिकल सॉल्यूशंस के लिए हो, कंसल्टेंसी सर्विसेज देती है, डिजिटल कैंपेन कंटेंट और ये सब भी मुहैया करवाती है, रेगुलेटरी अफेयर्स में भी हेल्प करती है।
सो बेसिकली एक फार्मा कंपनी को जितनी भी अलग अलग टाइप की सर्विसेज चाहिए, जो उनकी जो सपोर्टिंग सर्विसेज है, जो मैनेजमेंट सर्विसेज है, उनमें ये कंपनी बहुत बढ़िया काम कर रही है। और काफी सारे इनके डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी है, अच्छा खासा इनका ज्योग्राफिकल प्रेजेंस भी है, मतलब अलग अलग कंट्रीज में, और करीब 75 करीब बड़ी फार्मा कंपनीज को ये कंपनी कैटर करती है। सो विच इज अगेन अ वेरी रोबस्ट बिजनेस मॉडल। जो 68 था, इस कॉल में मैंने देखा तो 75 तक पहुंचा है। अच्छे खासे इनके रिन्यूअल्स भी होते हैं क्लाइंट्स के, अच्छी डील्स भी आई है, नए 5 डील्स इनके पास आई है पिछले उसमें, जो अभी लेटेस्ट कॉल नोट्स में है। और कंपनी का सबसे बढ़िया बात है कि आगे भी ये लोग अपने इंडस्ट्री में जो भी चेंजेस है उसको लिवरेज करने में पूरे सक्षम है। और इबिटा मार्जिन भी बढ़ के आए, क्वार्टरली रिजल्ट्स और फंडामेंटल्स में मैं आता हूं एक बार तो 30% का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, 27% का रिटर्न ऑन इक्विटी, अगेन 39% का 39% की सेल्स की क्या कर रही है पिछले 3 साल में, प्रॉफिट की क्या कर 32%, विच इज अगेन लवली। और क्वार्टरली रिजल्ट भी बहुत बेहतरीन आए, 100 करोड़ के ऊपर पहली बार कंपनी पैट कमाई है और अच्छा खासा मार्जिन कमाने वाली कंपनी है। तो 95 करोड़ के पैट के सामने, सॉरी 99 करोड़ के पैट के सामने 110 करोड़ का पैट है दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024। सो दिस इज द काइंड ऑफ ग्रोथ। और कंपनी की टॉप लाइन भी टीटीएम बेसिस पे हाईएस्ट एवर टीटीएम है, हाईएस्ट एवर टीटीएम बेसिस पे बॉटम लाइन है। एंड एफआईआईज डीआईज भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं इसमें, इनफैक्ट उनके भी 8-9% के लगभग होल्डिंग है। और कुछ अच्छे पेडिग्री वाले एफआईआईज डीआईज भी इसमें है निवेशित। और कंपनी का भी आईआईएस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज, उनके साथ भी टाई अप हुआ है। बहुत सारा कुछ कहने को है, बट ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक में अगेन गिरावट में ही लेना है। गिरावट नहीं तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करनी है। अभी भी टेक्निकली ठीक लगता है, फंडामेंटली बढ़िया लगता है, बट मार्केट्स का माहौल खराब रहता है तो समय लगता है। तो टाइम वाइज करेक्शन भी कई बार स्टॉक्स में हमें देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे गिरावट में और खरीदे, एक्यूमुलेट करें, तो स्टैगर्ड वे में बाइंग करें। जो भी हम जेम्स में स्टॉक्स दे रहे हैं, रिसर्च करके लाते हैं, बहुत बढ़िया स्टॉक्स होते हैं, लॉन्ग टर्म में वापस से भाव आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बट आपको धीरे धीरे तसल्ली और पेशेंस के साथ लेना है और समय देना पड़ेगा। और लिवरेज बाइंग मत कीजिएगा, कोई एमटीएफ में बाइंग मत कीजिएगा प्लीज, ये मेरा विशेष निवेदन है। चलिए हड़बड़ाइए मत, और यहाँ पर धीमे धीमे करके इंडिजीन में आप डिप्स पे खरीदारी कर सकते हैं 610 के टारगेट के लिए। टेक महिंद्रा यहाँ पर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। वागले सर एक बार टेक महिंद्रा का चार्ट ओपन करिए, इस स्ट्रेंथ में कितना कन्विक्शन है, आप खरीदारी करेंगे चार्ट देख के? नेहा जी, टेक महिंद्रा बाउंस बैक के लिए रेडी है। 1500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, जहां से ये घुमा है तो बाउंस बैक हो सकता है, एक्सटेंड हो 1550 1560। मैं खरीदी करूंगा, मैं मार्केट के अगेंस्ट नहीं जाऊंगा, मार्केट ट्रेंड अभी भी डाउन है तो मैं खरीदी नहीं करूंगा। लेकिन टेक महिंद्रा बाउंस बैक एक 20-25 रुपए और एक्सटेंड हो सकता है, 1-1.5% यहाँ से। ठीक है, चलिए टेक महिंद्रा में ये राय बनती हुई। लेकिन आज तो रेडार पर पूरी तरह से ऑटो कंपनियां हैं, क्योंकि फरवरी के इसके बिक्री के आंकड़े निकल कर आए। तो कैसी रही है ऑटो कंपनियों की बिक्री? कुशल बताने के लिए जुड़ चुके हैं। कुशल बताइए। कुशल, बहुत सारे आए नंबर, तो वो नंबर बहुत सारे हैं सर। पहले ऐसे बाइफरकेट करके, हमारे क्या शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है। हाँ, तो पहले बताओ, पहले किसके बताओगे आप? फोर व्हीलर वाले ही बता देते हैं। बता दो। सो 4 व्हीलर स्पेस में ना मिली जुली नंबर्स हमें देखने को मिले हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स एमएनएम में तो बढ़िया प्रदर्शन रहा ही है। इनफैक्ट सेकंड बिगेस्ट कार मेकर Hyundai को पछाड़ कर बनती हुई दिखी है एमएनएम। एंड स्पेसिफिकली आप यहाँ पर देखेंगे तो मारुति सुजुकी यहाँ पर अनुमान से कमज़ोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं, करीबन 1% ही बढ़ती हुई दिखी है। तो ज़्यादा कुछ बदलाव आपको पिछले साल में जो फरवरी का महीना था उसके मुकाबले मारुति सुजुकी में नहीं आई है। 2.05 लाख का हमारा एस्टिमेट्स था। Hyundai मोटर्स यहाँ पर भी अनुमान से कमजोर आंकड़े हैं, करीबन 3% रुड़की है इनकी भी ऑटो बिक्री आंकड़े। पैसेंजर व्हीकल सेल्स में 63,000 यूनिट के मुकाबले 58,700 यूनिट्स करीबन इन्होंने भी बेचे हैं। बट एमएनएम, जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि स्ट्रॉन्ग बीट है, ऑटो सेल्स में करीबन 83,700 यूनिट्स इन्होंने बेचे हैं, ऑलमोस्ट 14.5% 15% की ग्रोथ है। और ट्रैक्टर्स बिक्री में तो क्लियरली आउट परफॉर्मेंस है, करीबन 18% की शानदार बढ़त के साथ 25,527 यूनिट्स यहाँ पर भी बेचते हुए नजर आए हैं। जहां तक टाटा मोटर्स का सवाल है, यहाँ पर थोड़ा पैसेंजर व्हीकल स्पेस में आपको जो घरेलू पैसेंजर व्हीकल स्पेस है वहाँ पर गिरावट है, 9% तक की गिरावट यहाँ पर आती हुई नजर आई है 46,435 यूनिट्स पर। तो ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे 4 व्हीलर स्पेस में तो एमएनएम को छोड़ टाटा मोटर्स, Hyundai और मारुति सुजुकी तीनों कंपनियों की जो पैसेंजर व्हीकल बिक्री है वो अनुमान से कमजोर रही है। चलिए, तो इस तरह का विश्लेषण 4 व्हीलर और 2 व्हीलर स्पेस का यहाँ पर
निकल कर टू व्हीलर की एक्चुअली आपको बतानी है, हाँ, फोर टू व्हीलर का बताइए। बिल्कुल और नेहा देखिए टू व्हीलर स्पेस में आप देखेंगे ना तो बजाज ऑटो और हीरो मोटोकॉर्प यहाँ पर अनुमान से कमजोर आंकड़े आते हुए दिखे हैं, लेकिन दूसरी तरफ टीवीएस मोटर्स और आइशर मोटर्स ने रिलेटिवली आउट परफॉर्म करते हुए दिखे हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिक्स्ड बैग प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिला है, लेकिन इक्वली यहाँ पर स्ट्रांग परफॉर्मेंस टीवीएस और आइशर की आई है। सबसे पहले बजाज ऑटो बता दूं, टू व्हीलर सेल्स जो है 2.99 लाख पर आए हैं, करीबन 2% की ही बढ़त रही है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प क्लियर कट अंडर परफॉर्मर फरवरी महीने में रहा है। 17% का फॉल यहां पर आता हुआ दिखा है। हमारा अनुमान जो है 4.3 लाख यूनिट्स का था, उसके मुकाबले 3.88 लाख यूनिट्स ही कंपनी ने बेचे हैं। टीवीएस मोटर्स स्पॉट ऑन नंबर्स हैं, 3.9 लाख का एस्टिमेट था, 3.9 लाख ही इन्होंने नंबर्स आए हैं, 10% की ग्रोथ दिखाई है। साथ ही आइशर मोटर्स रॉयल एनफील्ड क्लियर कट बड़ा आउट परफॉर्मर इस बार निकल कर आया है। 19% की बेहतरीन बढ़त रॉयल एनफील्ड में आपको आती हुई दिखी है। 90,000 यूनिट्स के पार यहाँ पर कंपनी ने बेच दिया है। जहां तक ट्रैक्टर्स का सवाल है, स्कॉट्स कुबोटा क्लियरली 11-11.5% की ग्रोथ है, और अंत में अशोक लेलैंड यहाँ पर अभी जिसके नंबर्स आते हुए दिखे हैं, सीवी बिक्री थोड़ी बीट है, 17,900 यूनिट्स या इस बार बेचे हैं इन्होंने, 2% की ग्रोथ रही है। 17,300 यूनिट्स का हमारा अनुमान था। लेकिन ओवरऑल आप देखिए तो ऑटो सेल्स में पैसेंजर व्हीकल्स तो धीमापन था, लेकिन टू व्हीलर स्पेस में टीवीएस और आइशर की काफी बढ़िया प्रदर्शन रही है, और ट्रैक्टर बिक्री ये मजबूत इस बार आती हुई नजर आई है। ओके, तो ये आपके लिए थोड़ा टू व्हीलर और ट्रैक्टर्स वगैरह थोड़ा बेहतर है, ये दोनों ठीक है। हाँ, तो इस वजह से एमिनेम में भी थोड़ा आउट परफॉर्मेंस ज्यादा है ट्रैक्टर की वजह से। एस्कॉर्ट भी अच्छा आ गया, एस्कॉर्ट भी अच्छा आ गया। कमर्शियल व्हीकल्स में अभी तक ज्यादा आंकड़े आए नहीं, ज्यादा नहीं आए। हाँ, वीसीवी का थोड़ा अंडर परफॉर्मेंस था, टाटा मोटर्स की भी सीवी सेल्स अनुमान से थोड़ी कम, ज्यादा मजा नहीं है। बट अशोक लेलैंड थोड़ा आउटलायर निकल कर आया इस बार। अभी बचे आपके हीरो बजाज। हीरो आ गया सर, हीरो बजाज दोनों। हीरो आ गया, हाँ, हीरो और बजाज दोनों आ गया। हीरो बजाज आ गया, अच्छा। कैसे रहे हीरो बजाज के? अनुमान से कमजोरी थे, थोड़े कमजोर, इसलिए मेरा ध्यान नहीं गया लगता। हाँ, मैंने आइशर और टीवीएस ज्यादा बेहतर। हाँ, हीरो। चलिए, तो ये है आपके लिए सारे के सारे नंबर सब आ गए ना। यू आर फ्री फॉर दिस मंथ नाउ। ओके, मंथली ऑटो सेल्स के नंबर्स आपके सामने आ चुके हैं सारे के सारे, ये आपके लिए। आइए एक और स्टॉक जिस पर एक्शन थोड़ा सा बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वो कमजोरी की तरफ, वायदा कारोबार का नया खिलाड़ी IIFL फाइनेंस 3-3.25% कमजोर है, आज वायदा कारोबार के टॉप लूजर में है। इनफैक्ट ये सारे नए खिलाड़ी ये सोच रहे हो कि हम क्यों आए। टाटा टेक्नोलॉजी टॉप लूजर है, 3.5% नीचे। IIFL 3% नीचे। इसके अलावा पतंजलि आया था, पतंजलि कमजोरी दिखा था। इरेडा आया था, और पांचवा कौन सा, 5 थे, इरेडा भी एक आया था। तो सारे के सारे कमजोरी ही होते हुए दिख रहे हैं। पांचवे का मैं नाम ढूंढता हूँ, याद करता हूँ तब तक। तो ये 5 स्टॉक जो वायदा कारोबार में शामिल है, हालत इनकी खराब है। IIFL फाइनेंस, इनके चार्ट्स पर एक बार जरा मेहुल कोठारी साहब से राय ली जाए। मेहुल जी, राय दें। सर जी, IIFL फाइनेंस की बात करें तो अभी की बात करें 300 के आसपास का एक सपोर्ट है जो ब्रेक हुआ है। मुझे लगता है कि यहाँ पर और बिकवाली देखने मिल सकते हैं, बिकॉज जो प्रेशर है इस पर काफी ज्यादा है, और ऑल टाइम लो नहीं बट 52 वीक्स लो पर ट्रेड कर रहा है। जब तक ये काउंटर अब 310-315 के ऊपर नहीं आएगा तब तक इसकी ट्रेंड वीक रहेगी। डाउनसाइड पर अगर बात करें तो ओवरऑल जो सपोर्ट है तकरीबन 270 के आसपास का सपोर्ट है, जो कि यहाँ से काफी दूर है। तो यस, एक ब्रेकडाउन आया है और काफी ज्यादा वीकनेस इस काउंटर में। 300 के बाद तो और ही ज्यादा प्रेशर देखने मिला है। तो अभी के लिए तो कंप्लीटली अवॉइड है। जब तक ये 310-315 के ऊपर सस्टेन नहीं होता तब तक कोई रिकवरी के चांसेस भी नहीं लग रहे। सो 270 के आसपास ये अल्टीमेटली आ सकता है, ऐसा लग रहा है। ये 270 के आसपास आ सकता है। एकमात्र स्टॉक जो 5 में से नया है शामिल हुआ, इसमें टीटागढ़ है, जो मुश्किल से नाक ऊंची रखे हुए ग्रीन में। बाकी सबके सब पिटे मरे पड़े हैं, एकदम हाल बुरा है इन सारे के सारे शेयरों का। बाजार का हाल भी बुरा है। शुरुआती बढ़त पूरी तरह से गंवाता हुआ दिख रहा है। कहाँ 22,261 का हाई बनाया था, और वहां से 150-125 को नीचे आ गया निफ्टी। बैंक निफ्टी तो शुक्रवार के लोस के करीब पहुंच गया, 48,075 के आसपास वहां आ गया है, और 0.5% नीचे। ये शॉकिंग है थोड़ा सा, जबकि ऐसा लग रहा था कि बैंक निफ्टी बेहतर प्रदर्शन करना चाहिए, फंडामेंटली बेहतर। आई डोंट नो आज बैंक्स की पिटाई क्यों हो रही है। ऐसी कोई खास वजह तो ऐसी है नहीं कि जिसकी वजह से बैंक घटे। जीडीपी के आंकड़े भी ठीक है, जिससे क्योंकि जनरली आप उनको इकोनॉमी के साथ जोड़ के देखते हो ना। सब कुछ तो ठीक है। लगता है आज एफआईएस का मूड ही बेचने का इनका ही होगा। और आइए इसी बीच जब माहौल सब जब तरफ खराब है तो फोकस करें ग्लोबल मार्केट पर। आज बग्गा साहब से बातचीत करने के लिए हमारे पास ढेर सारे विषय हैं।
बहुत बातें करनी वक्त साहब से, ट्रम्प साहब को लेके, क्रिप्टो को लेके, अमेरिका के बाजारों को लेकर, एफआईएस को मूड को लेकर, और भी कुछ और पॉइंट है जैसे जैसे मुझे याद आते रहेंगे। सर गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। इस बार आपसे बड़े लंबे समय बाद मुलाकात हो रही है। सबसे पहले ये जो WWF का लाइव टेलीकास्ट जो हमने सबने देखा ट्रम्प साहब और जेलेंस्की के बीच में, ये बताएं सर, ये मतलब प्लान दिखाने वाली कुश्ती थी या एक्चुअल वाली? अब बहुत गलती की दोनों ने, यही कहूंगा अनिल जी, क्योंकि देखिए जब आप देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब आप इस तरह का रियलिटी टीवी स्टार मत बनिए। ट्रम्प क्या है कि वो रियलिटी टीवी स्टार हैं, उनको हर बारी ड्रामा चाहिए और यही चाहिए कि लोग उनकी चापलूसी करते रहें। तो ये जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी किया या ट्रम्प ने किया, मैं कहूँगा दोनों ही निंदा के योग्य हैं और ऐसा होना नहीं चाहिए। दो देशों के बीच के जो रिलेशंस रहते हैं, क्योंकि आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने देश को, तो ये मेरे ख्याल से अनस्क्रिप्टेड था, क्योंकि वो 40-50 मिनट की वार्ता थी पूरी और लास्ट 5 मिनट में ये डाउनवर्ड्स हो गया और फिर जो सब तैयारी थी कि यूक्रेन के मिनरल्स के लिए करार हो जाएगा, वो सब भी नहीं हुआ। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि काफ़ी बुरी चीज़ हुई। आशा थी कि यूक्रेन के साथ समझौता करके अमेरिका फिर रशिया को के ऊपर दबाव डालता कि कुछ युद्ध विराम किया जाए, वो सब अभी थोड़ा टल गया। ये ज़रूर है कि अब यूरोप की तरफ से एक पहल होगी कि ट्रम्प के साथ बातचीत की जाए और कहीं पे फिर से करार किया जाए। तो ओवरऑल सब सुलह करना चाह रहे हैं, बट ये जो तरीका था ये खराब रहा और ओवरऑल इसने माहौल को बिगाड़ा ही। ये क्या, ये जो लड़ाई झगड़े वाला वो लास्ट में और झगड़ा होने के बाद फिर खत्म कर दी वहीं पे? हाँ जी, फिर उसके बाद अनिल जी वॉक ऑफ हो गया ना इनका, जेलेंस्की का। नहीं तो दोनों ने साइन करना था और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इनकी, तो वो सारा तैयारी था। बट यही समझ नहीं आ रहा, क्योंकि अनिल जी क्या होता है कि जब इस तरह के दो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं, पहले सब काम कर लिया गया होता है और कुछ अगर आपने मैसेज भी देना है तो वो आप पर्दे के पीछे बंद कमरे में देते हैं कि भाई ये हमें पसंद नहीं आया, इस तरह से आप मत बोलिए, और जो भी वर्कआउट होना था वो पहले हो जाता है। इस तरह लाइव मीडिया के सामने, और वहां पे एक जर्नलिस्ट इनसे पूछ रहे हैं कि आप सूट डाल के नहीं आए, क्या आपके पास सूट है क्या? उसने बोला आप जैसी कॉस्ट्यूम मैं डालूंगा जब जंग विराम हो जाएगा, युद्ध विराम हो जाएगा। इस तरह की बातें ना जेलेंस्की को शोभा देती है, ना उस जर्नलिस्ट को देती है। और अमेरिका जो होस्ट था इनका, आफ्टर ऑल वो अतिथि है, ये आप कह सकते हैं कि भाई चलो हमारे दबाव में है, हमारे बिना इनका अस्तित्व नहीं है, हमने ही बचा के रखा है ये देश 3 साल। ठीक है, वो सब मानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, बट उसको इस तरह से रब करना लाइव मीडिया के सामने आई थिंक काफी निंदनीय था। और इनफैक्ट ये जो थोड़े लेफ्ट ऑफ सेंटर है विशेषज्ञ, अब यही कह रहे हैं कि गैंगस्टर्स आर रनिंग यूएस नाउ। इस तरह के जो टेक्नोक्रेट हो या बिलियनियर्स, ये डिसाइड कर रहे हैं नीतियां, और ये होना नहीं चाहिए था। इसी पे मैं अगली सवाल आपसे जो लेना चाहता था कि इस हिसाब से तो ये ट्रम्प साहब का दूसरा कार्यकाल बहुत खतरनाक लग रहा है सर, क्योंकि टैरिफ वॉर पे भी मतलब पहले के मुकाबले में बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। अब ये देखो कल क्रिप्टो का भी आया है, मैं क्रिप्टो पे भी आपसे अलग से राय लूंगा, वो भी जानना चाहता हूँ। तो ये क्या इसका मतलब हमारे ग्लोबल मार्केट्स के लिए क्या समझा जाए? ये आगे बड़ा मुश्किल भरा समय जिस तरह से ट्रम्प बिहेव कर रहे हैं। हाँ जी, मुश्किल लग रही है। और देखिए देश को आप मैथमेटिकली नहीं चला सकते। अब कल इनका बयान आया जो $5 मिलियन का इन्होंने गोल्ड कार्ड इशू किया है कि आपको सिटीजनशिप अमेरिका में मिल जाएगी $5 मिलियन अगर आप इन्वेस्ट करें। तो उसका बोल रहे हैं देखो अगर 1 मिलियन लोग आ गए हमारे पास तो $5 ट्रिलियन हमारे इकट्ठे हो जाते हैं। 10 मिलियन आ जाते हैं 50 ट्रिलियन। तो हमारा पूरा जो है अमेरिका का जो डेट है 36 ट्रिलियन का,
वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाएगा। इस तरह से देश चलाए नहीं जाते ना। सिटीजनशिप इस तरह से आप बेच रहे हैं खुलेआम, तो वो बहुत ही मैं कहूँगा कि पूरे विश्व के लिए संकट की घड़ी हो जाती है कि जो रूल बेस्ड ऑर्डर था, ये नहीं है कि अगर पनामा छोटा देश है और अगर आप एक शिप भी भेजेंगे आप टेक ओवर कर सकते हैं, उसकी फिर भी सॉवरेनिटी है, वो एक देश है, उसका अस्तित्व है। अगर आप माइट इज राइट कर देंगे तो पूरा विश्व 4 हिस्सों में बढ़ जाएगा। रशिया जो ले सकता है ले लेगा, चाइना जो ले सकता है ले लेगा, मिडिल ईस्ट में ईरान बैठा हुआ है, और फिर अमेरिका के स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में मेक्सिको, कनाडा, साउथ अमेरिका, ये सब आ जाएगा, ग्रीनलैंड आप ले लेंगे। तो ये माइट इज राइट आ गया तो न्यू कॉलोनियलिज्म जैसा एक इशू आ जाता है। दूसरी तरफ जिस तरह से एलॉन मस्क काटी जा रहे हैं, जो फेडरल वर्कर्स हैं उनको हर हफ्ते लिखना पड़ रहा है जस्टिफाई करने के लिए अपनी जो उनका काम है। अब देखिए न्यूक्लियर वॉचडॉग जो था जिसमें 300 लोग थे, न्यूक्लियर अनिल जी ओवरनाइट आप सिखा नहीं सकते। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स को आप ओवरनाइट नहीं सिखा सकते। ये लोग सक्षम होते हैं 20-20 साल 30 साल के एक्सपीरियंस के बाद ये किसी ओहदे पर पहुंचते हैं। पूरा न्यूक्लियर वॉचडॉग इन्होंने 300 लोग निकाल दिए, फिर उनके हाथ जोड़े वापस आ जाइए, आपके बिना तो न्यूक्लियर हमारा चलेगा नहीं। तो इस तरह से जो हो रहा है कि ब्रेक फर्स्ट एंड थिंक लेटर, जो इन्होंने ट्विटर में किया। अब अनिल जी आपको पता है मेरा ट्विटर हैक हुआ है 26 फरवरी से। 25 बारी मैं लिख चुका हूं, वो इनफाइनाइट लूप में ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला बॉट मुझे आंसर करता रहता है। ना मेरा पासवर्ड चेंज हो रहा है, ना मेरे को एक्सेस मिल रहा है ट्विटर पे, और वहां से वो क्रिप्टो टोकन मेरे नाम के इशू करके भेजे जा रहे हैं हैकर्स। बट ट्विटर में कोई आदमी नहीं, आप गूगल करके भी देखिए, कोई इंडिया में कोई आदमी नहीं है। तो भारत सरकार कैसे ट्विटर को यहाँ पे होने दे रही है, चलने दे रही है, ये भी समझ नहीं आ रहा। और यही एलॉन मस्क अब पूरे अमेरिकन गवर्नमेंट को कर रहे हैं। हो सकता है वेस्ट होगा, यस, गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं होता, वेस्ट होगा, प्राइवेट सेक्टर में भी वेस्ट होता है, बट इस तरह से 1 लाख लोग निकाल दिए और अब बात हो रही है 20 लाख लोगों को निकालने की। तो फिर देश चलेगा कैसे, ये नहीं समझ आ रहा। और ये जो डिप्लोमेटिक जो तनाव छिड़ा, वो दर्शा रहा है कि बिल्कुल ही ये अब अमेरिका ऐसे लोगों के हाथ में है जो मर्केंटाइल भाषा बोल रहे हैं। और माइट इज राइट जो कॉलोनियलिज्म में था 1800 और 1900 की सदी में जब चलता था कि यूरोपियन शिप शंघाई में चढ़ गए और पूरा चीन उन्होंने 4 हिस्सों में तकसीम कर दिया, या भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई, इस तरह से अफ्रीका बांट लिया गया, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में, पोर्चुगल, स्पेन ने साउथ अमेरिका ले लिया। ये इस तरह का इंपीरियलिज्म, कॉलोनियलिज्म, माइट इज राइट अगर आएगा, भारत बहुत बड़ा देश है, हमें इसका कोई इतना असर नहीं है, टैरिफ वगैरह का असर थोड़ा बहुत आएगा, पचा लेंगे। बट मिलिटरीली अगर आप इस तरह से लोगों को देंगे धमकियां और इस तरह से ट्रीट करेंगे तो वो अच्छी बात नहीं है। तो रूल बेस्ड ऑर्डर जो 1945 में निकला था वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, रूल बेस्ड ऑर्डर के बाद माइट इज राइट का ऑर्डर आ रहा है। और ऐसे तो फिर पुतिन तो ओवरनाइट वो जितने ईस्टर्न यूरोपियन देश सोवियत यूनियन से निकले थे उन सबको पुतिन ले सकते हैं, क्योंकि उनकी तो आर्मीज ही नहीं है, 1000-2000 की आर्मीज हैं उनकी। अमेरिका की गारंटी है उनके ऊपर, इसलिए रशिया उनको हाथ नहीं लगाता। ऐसे ही चाइना बोलता है कि साइबेरिया सब हमारा है। 100 साल पहले एक ट्रीटी ऑफ बीजिंग हुई थी रशियन जार, और 150 साल हो गया अभी रशियन जार और चाइना के बीच में। व्लादिवोस्टॉक जो उनका पोर्ट है और ईस्टर्न साइबेरिया जो क्विंग एम्पायर के हिस्से होते थे वो रशिया में सम्मिलित हुए थे। तो चाइना ने तो 1996 से बोला हुआ है कि हम इसको लेके रहेंगे। ऐसे ही वो हमारे लद्दाख और अरुणाचल को देखते हैं कि इसको लेके रहेंगे। तो माइट इज राइट हो गया तो बिल्कुल ही ये विश्व का जो रूल बेस्ड ऑर्डर चल रहा है 100 सालों से, उस पर बहुत बड़ा आक्षेप हो सकता है।
ओके, तो ये बड़े डेवलपमेंट आपके लिए होते हुए बग्गा साहब की तरफ से आते हुए। बग्गा साहब का अकाउंट हैक हो गया था शिवरात्रि के दिन, मैंने फ़ोन भी किया था सर को। सर बधाई हो आपको, अकाउंट हैक हुआ है आपका। आप बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, छोटे मोटे किसी का तो होता नहीं है सर। देखो जो बड़े हैं उन्हीं का होगा। तो सर आपको दिल से बहुत बहुत बधाई है। अनिल जी, वो मुझे कही जा रहे हैं कि नहीं हमने ये हैक ही नहीं हुआ आपका अकाउंट। वही प्रॉब्लम है, वही प्रॉब्लम है। मैं भी ट्वीट करता हूँ कि ये मेरे फेक आईडी बन रहे हैं मेरे, वो मानते ही नहीं है, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, वो मानते ही नहीं कि फेक, उनके हिसाब से ठीक है, फिर क्या करोगे, ठीक है। ये वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बैठा हुआ है उधर। अनिल जी, कोई आदमी उसने छोड़ा ही नहीं है, सबको निकाल दिया है। तो मैंने फिर एक पुराना दोस्त था जो अभी उनके फाइनेंस में काम करता है सिंगापुर, फाइनली उसको रीच आउट किया, 3 दिनों से कोशिश कर रहा था। मैं बोला देख यार कोई सपोर्ट में, कहता है ही नहीं कोई सपोर्ट, किसको मैं बोलूं, आप एलोन मस्क को लिख दो, मैं वही कर सकता है। मतलब उसको तो 1-2 मिलियन गालियां रोज जाती होंगी, वो कहाँ पढ़ता होगा। तो अब यही है कि एटलीस्ट मेरा अकाउंट बंद हो जाए, इतना भी है कि किसी को नुकसान ना हो जाए, वो भी नहीं हो पा रहा है, तो कहाँ जाए फिर। पर मैं कुछ और चीज भी बताना चाहता हूँ, लेकिन उससे पहले करते हैं जल्दी से 10 की कमाई की शुरुआत। Learn Markets and Stockage presents face-to-face stock market conclave live in Goa. Learn strategies shared by India's top investors, network with popular face-to-face experts and make connections for a lifetime with 250 plus traders and investors. Join us from 4th to 6th March at Resort Trio Goa. Register now. Limited seats only. शेयर बाजार की ट्रेडिंग। तो बग्गा साहब का ट्विटर अकाउंट हैक हुआ है और हमारे तो रोज कोशिश की जा रही, रोज कुछ न कुछ हो रहा है। अब आजकल नया शुरू हुआ है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से मेरे वीडियो बना के डाले जा रहे हैं और ऐसी खतरनाक वाली इंग्लिश आ रही है। हाँ, वो आपकी आवाज से मैच करने की कोशिश की जा रही है। पता नहीं वैसा भी इंग्लिश भी। हाँ सुनो, थोड़ा सुनो, मजा तो आएगा, देखो मैं भी सुनूंगा। Every day at 9 a.m. I will share 1 to 3 rising stocks in my WhatsApp group. Anyone who picks these stocks may get huge gains in 2025. Wow. Join our WhatsApp group. We will update the most reliable stock data in real time every day. I can double your stock returns in 1 month. Every day at 9 a.m. I will share 1 to 3 rising stocks in my WhatsApp group. मैं थोड़ी ये वाली इंग्लिश बोल के देखता हूँ मैं। बस हाउ मिस्टर बंसल, हाउ डू यू डू? अनिल जी, आई एम लाइकिंग इट। और मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर आपने सुबह सुनाई होती तो मैं एक बार कुणाल जी की सेहत के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तो अनिल जी आपकी इंग्लिश सुनने के बाद प्रेरित हो रहा हूँ कि कोई आप मेरे को डायरेक्ट चार्टर वगैरह करा दें कैलिफोर्निया के लिए अनिल जी, वहाँ हॉलीडे बना के आऊँ और थोड़ी सी अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करूँ। अनिल जी कहाँ यहाँ कुणाल जी के चक्कर में अपना जीवन खराब कर रहा हूँ। इतनी बढ़िया इंग्लिश अनिल जी लगी मेरे को। लेकिन ये सब के सब एकदम फर्जी है। पहली बात तो मैं इंग्लिश बोलने की जरूरत ही नहीं करता, बहुत जरूरत पड़ जाए कि भाई इसके बगैर काम नहीं चलेगा तभी बोलता हूँ, तो कम से कम रिकमेंडेशन के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। ये सारे टेलीग्राम चैनल, फेसबुक, ट्विटर, ये सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बहुत सारे वीडियो डाले जा रहे हैं। फेसबुक पे रिक्वेस्ट भेजा है, मैं आपको बता दूं मैं किसी को फेसबुक पे कोई रिक्वेस्ट नहीं भेजता, आज तक नहीं भेजी। इसलिए नहीं कि भाई मैं बड़ा अरोगेंट हूँ, मैं क्यों भेजूँ, ऐसा नहीं, मेरी लिमिट फुल हो चुकी है। अब मैं चाहूँ तो मैं अभी अगर मुझे भेजने, समझो नेहा जी को हटा के मृत्युंजय को हटा के भेजूँ, ऐसा तो कर नहीं सकता। तो अब जगह ही नहीं तो कहाँ से भेजेंगे, इसलिए मैं भेजता नहीं किसी को, पहली चीज़। और बाकी रहा सवाल, जो कुछ भी हमारी रिकमेंडेशन है सिर्फ चैनल पर, टाइमिंग भी पठों ने बराबर नहीं है। 9 बजे, सुबह 9 बजे का टाइम भी ढूंढ के निकाला एकदम, सुबह 9 बजे दूंगा, मैं 9 बजे शो करूंगा वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे दूंगा। थोड़ा तो दिमाग लगाओ। तो कुल मिला के सारे ये फर्जी चैनल, हमारा कोई टेलीग्राम चैनल नहीं है, मेरा कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, ये सारे के सारे जो भी है मेरे ओरिजिनल चैनल्स, ओरिजिनल जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 3 है। एक्स पर अनिल सिंघवी _, फेसबुक पर @अनिल सिंघवी और इंस्टा पर अनिल सिंघवी मीडिया, ये 3 है। और जी बिजनेस के भी हैंडल्स आपके सामने। एक्स्ट्रा एक यूट्यूब चैनल है जी बिजनेस का, @जी बिजनेस, फेसबुक जी बिजनेस ऑनलाइन, एक्स सिर्फ जी बिजनेस सिंपल और इंस्टा जी बिजनेस ऑफिशियल, ये सारे के सारे हमारे हैंडल्स है, ये आप यूज़ कर सकते हैं।
इन्हीं से कोई आए तो सोचेगा। बाकी और सबसे पहली चीज़, अगर कोई ऐसा दिखे तो पहले तो वो देखोगे डाला किसने। अलग अलग नाम से डालते हैं, कोई भी कुछ भी नाम से। और अब आप सोचते हो कि हम कंप्लेन, बहुत सारे लोग मुझे बोले कंप्लेन क्यों नहीं कर, अरे कितने वो ये वो सब वो कौन सा जो था ना, जितने वो रक्त वाला जो था, कि जिसमें कौन सा राक्षस था जिसको मारो उसके खून के छींटे जितने गिरते थे उतने ज्यादा पैदा हो जाते था, वही तो था ना ऐसा। रक्त बीज रक्त बीज, ये रक्त बीज है। इनके एक असुर को मारो, इनके छींटे वाला और 10-10 पैदा, कितने बंद करा कर, हम तो करा रहे हैं। जैसे ही मेरी टीम को पता चलता तुरंत बंद कराते हैं, तुरंत बंद कराते हैं। तो लेकिन अब क्या करें, ये तो ऐसा ही हाल है, जो है वो है। चलिए बढ़ते आगे, और अब वक्त है 10 बजे आपको कुछ अच्छी खबरें नहीं सुनाने। निफ्टी कल के लोस के नीचे आ चुका है। शुक्रवार का लो 22,100 था, उससे काफी नीचे, बस यही कि 22,000 अभी तक बचा हुआ है। बैंक निफ्टी 48,075 का लो तोड़कर 48,000 के भी नीचे है, 48,900 के आसपास। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी दो बड़े लेवल को तोड़कर नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, और वजह ये नहीं है, वजह है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। जरा उधर नजर डालेंगे तो आपके आंसू निकल आएंगे। 750 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स, ऑलमोस्ट 2% का नुकसान यहाँ पर होता हुआ दिखा, 1.5% का नुकसान। और स्मॉल कैप इंडेक्स 250 पॉइंट नीचे, 1.5-2% नीचे, ये भी आपके सामने ट्रेड करता दिखेगा। तो ब्रॉडर मार्केट में अब भी अच्छी खासी कमजोरी का माहौल आपको नजर आएगा। बढ़े आगे, जय ठक्कर का किया जाए स्वागत। 10 बजे का समय। सुप्रभात जय, सुस्वागतम। बताएं क्या है इरादा? बिगुल मॉर्निंग टू जय की तरफ से तैयार है आपके लिए कैश का ऑप्शन। जय बताइए। जी अनिल जी 23,000 का पुट ऑप्शन फिर निफ्टी का खरीदना है। 22,700 सॉरी 22,700 का पुट ऑप्शन फिर निफ्टी का खरीदना है। 253 रुपए पर यह भी ट्रेड कर रहा है, 253 पर। मंथली एक्सपायरी 27 मार्च का। एंड यहाँ पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा अनिल जी, दैट कैन बी प्लेस्ड एट 216 पर लगाना है स्टॉप लॉस। एंड टारगेट्स जो ऊपर में बन रहे हैं, ये 65 का लॉट है जी मार्च का। टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं 296, एंड सेकेंड टारगेट विल बी 328 का बन रहा है प्रिसाइजली। सो 296 एंड 328 ये दो टारगेट्स के लिए आप फिर निफ्टी का 22,700 की स्ट्राइक का आउट ऑफ द मनी स्ट्राइक का पुट ऑप्शन खरीदे। ऊपर में अनिल जी जो हिसाब से 23,000 के लेवल्स के नीचे फिर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी क्लियर रेजिस्टेंस नाउ इमीडिएटली ऑन एन इंट्राडे पर्सपेक्टिव। उसके नीचे बंद आने पर तो और फर्दर फिटनेस आपको यहाँ पे आते हुए देखने मिल सकती है। बैंक निफ्टी एंड फिर निफ्टी वर होल्डिंग आउट क्वाइट वेल इन द लास्ट ट्रेडिंग सेशन। आज दोनों इंडेक्स ने गिव अप किया है, सो आई थिंक एक एडेड को प्रेशर यहाँ पे देखने मिल सकता है। फिन निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदना है। ये तो महीने वाला ही होगा, ये तो महीने में एक ही बार एक्सपायर होता है आजकल। ये 27 मार्च की एक्सपायरी का है, मंथली एक्सपायरी। बहुत दूर की सोची आपने, 4 हफ्ते आगे की सोचकर ये पुट ऑप्शन दिया है। जय जी, धन्यवाद जी। निफ्टी फिन निफ्टी का पुट ऑप्शन, मतलब आज फ्रेश कमजोरी हुई है बैंकिंग शेयरों में, तो बजाय बैंक निफ्टी के फिन निफ्टी का पुट ऑप्शन खरीदने के लिए जय की तरफ से आपके लिए आती है। मामला खराब है। 750 पॉइंट नीचे मिड कैप इंडेक्स, 300 पॉइंट नीचे स्मॉल कैप इंडेक्स। गजब का एक्शन है। हमारा मार्केट बहुत खराब है। चलो कोई दूसरा वाला देख के आते हैं, घूम के आते हैं कमोडिटीज की तरफ। जरा मृत्युंजय का हालचाल है, हमारे जितने खराब तो नहीं होंगे तो भी। मृत्युंजय कैसे हालचाल है? हमारा वाला तो अच्छा है सर। आज क्या बात कर रहे हो? आज तेजी। अच्छा नहीं लगा सुन के? हमारा खराब आपका अच्छा है तो डबल दुख है ये तो। यही होता ही है सर, मतलब जब उधर खराब तो इधर अच्छा। चलिए बढ़िया है, चलो कहीं तो अच्छा हो रहा है देश दुनिया में। हाँ बिल्कुल। 400-500 रुपए के आसपास की तेजी है एमसीएक्स पर गोल्ड में, और ग्लोबल मार्केट में करीब $25 की तेजी है। हालांकि पिछला हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत खराब रहा, और 8 हफ्ते में पहली बार पिछले हफ्ते गिरावट रही गोल्ड में, और एक तेज गिरावट का माहौल लास्ट वीक दिखा था। लेकिन आज मार्केट फिर से संभलता हुआ दिख रहा है, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों में जो ग्लोबल घटनाक्रम बदले हैं उसका एक बार फिर से पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है गोल्ड कीमतों पर। आपने देखा खुद लाइव की किस तरह से ट्रंप और जेलेंस्की में नोकझोंक हुई, बहुत ही हाई लेवल का। तो उसका एक मार्केट में अब ये मैसेज जा रहा है कि जो बातचीत होनी थी यूक्रेन रूस को लेकर, शायद वो अभी जल्दी ना हो पाए, सुलह ना हो पाए, थोड़ा डिले हो जाए, मतलब अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं। तो उससे गोल्ड में एक बार फिर से बाइंग लौट रही है, जिसका इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा जो डॉलर का इंडेक्स है
वो 2 वीक के हाई से नीचे आया है, तो उसका भी इम्पैक्ट हम गोल्ड के ऊपर देख रहे हैं। इसके अलावा जनवरी के महीने में जो अमेरिका के कंज्यूमर स्पेंडिंग के नंबर आए हैं वो बेहद खराब नंबर आए हैं, तो इससे भी मार्केट में बाइंग का माहौल बना है। तो कुल मिलाकर आज तेजी है एक ठीक ठाक करेक्शन के बाद, और जानकारों का ये मानना है कि फंडामेंटली अगर आप आगे का गोल्ड का मार्केट देखें लॉन्ग टर्म का, तो उसमें कोई बहुत गिरावट की संभावना फिलहाल इसलिए नहीं दिख रही है क्योंकि जो बड़े फंड्स हैं उनकी लगातार बाइंग हो रही है और सेलिंग बहुत कम है। गोल्ड ETF जो कि एक बड़ा सिग्नल होता है गोल्ड में तेजी का, वहां पर लगातार बाइंग बढ़ रही है। SPDR गोल्ड ट्रस्ट की होल्डिंग, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा गोल्ड ETF है, उसकी होल्डिंग लगातार बढ़ रही है, तो ETF में अच्छी खासी बाइंग हो रही है। तो हो सकता है कि यहां से मार्केट को आपको कुछ और सपोर्ट मिलता हुआ दिखे। अब आते हैं क्रूड पे। कच्चा तेल पिछले हफ्ते गिरा और गिरने के बाद मार्केट एक रेंज में फंसा है। हालांकि खबर ये आई है कि अब जो एक्सपोर्ट के मोर्चे पर थोड़ी बहुत चिंता आई थी वो दूर हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सपोर्ट है वो 1,85,000 बैरल, ये इराक ने अनाउंस किया है कि 1,85,000 बैरल का एक्सपोर्ट रोजाना हम कुर्दिस्तान के जरिए करेंगे। तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई थोड़ी बढ़ेगी, उसका इम्पैक्ट भी आपको कच्चे तेल के मार्केट पर दिख रहा है। और फ्राइडे को करीब 1% गिरा था, नवंबर के बाद सबसे बड़ी गिरावट थी, लेकिन आज मार्केट एक रेंज में फंसता हुआ दिख रहा है। अब आपको बताते हैं कि आज 11:30 बजे हम क्या करने वाले हैं। और जो एक आंकड़ा आया है, बहुत चौंकाने वाला आंकड़ा है। आंकड़ा ये है कि फरवरी का महीना अब तक का सबसे गर्म महीना रहा है। मतलब जब से ये रिकॉर्ड हो रहा है टेम्परेचर ऑफिशियली, तब से लेकर अब तक जो फरवरी का महीना है वो अब तक का रिकॉर्ड गर्म रहा है। तापमान काफ़ी ज़्यादा रहा है। अब चूंकि अभी रबी की क्रॉप आने वाली है, बहुत सारी रबी की फसल खड़ी है, तो क्या इस तापमान के बढ़ने से रबी क्रॉप को बड़ा नुकसान होने वाला है? क्या है पूरी खबर, और पूरा मार्च का महीना अब तापमान के लिहाज से कैसा रहने वाला है, इसी पर एक इन डेप्थ स्टोरी हम आपको दिखाएंगे 11:30 बजे। पारा हाई। ओके, पारा हाई, ये है इंटरेस्टिंग आज का डिस्कशन 11:30 बजे, मिस मत कीजिएगा आज का। ओके, चलिए, कम से कम थोड़ी पिछले हफ्ते 8 हफ्ते बाद गोल्ड गिरा है पिछले हफ्ते। हाँ बिल्कुल सर, 8 हफ्ते बाद। बंसल जी पिछली बार बात भी कर रहे थे, धीरे धीरे गोल्ड बेचने का समय आ रहा है। बंसल जी, कोई विशेष टिप्पणी गोल्ड पर करना चाहेंगे आप? जी अनिल जी, ये कोई राहत नहीं है, जैसे मृत्युंजय जो कह रहे हैं ना, खुशी है, थोड़ा सा मार्केट ठीक है अनिल जी, खुशी क्षण भर की है, ये 1-2 दिन में अनिल जी फिजल आउट हो जाएगी। सेल ऑन रैली है। वन थिंग इज फॉर श्योर अनिल जी कि ये भाव लेने के तो बिल्कुल नहीं है, और थोड़ा सा ऊपर जाके जब गिरेगा, इस बार अगर ऊपर जाके गिरेगा और दोबारा से नीचे की तरफ घूमा तो जोर का झटका बहुत जोर से लगेगा। वर्ड ऑफ कॉशन है गोल्ड में, गोल्ड लेने के भाव नहीं है ये। और चांदी में तो पैटर्न अनिल जी, गोल्ड जब गिरेगा तो इस बार चांदी को तेजी से लेके गिरेगा, तो गोल्ड में इन स्तरों पर पुल बैक में प्रॉफिट बांधना चाहिए। जिनके पास है गोल्ड में से भी निकले हैं, प्रॉफिट बुक करें यहाँ पर। गोल्ड में प्रॉफिट बुक करें और निकले। हाँ, एक ही तो चीज़ है जहाँ प्रॉफिट अभी भी हो रहा है लोगों का, बाकी तो कहीं प्रॉफिट वाला मामला बचा नहीं मार्केट में। तो एक साल, मतलब जिन्होंने 2024 में पैसा लगाया उनके तो सबके प्रॉफिट नुकसान में, 2023 वालों के किसी किसी के अभी तक खरे निशान में है, वो सारी चीज़ें हैं। तो अब देखो क्या कुछ होता है। फिलहाल 22,000 के नज़दीक पहुँचता हुआ दिख रहा है निफ्टी। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 22,000 के लेवल के बेहद करीब आ चुका है, और बैंक निफ्टी भी 47,900 के करीब है। लेकिन पिछले कुछ मिनटों में गिरावट जो बढ़ी है वो बढ़ी है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में। मिड कैप इंडेक्स अब 850 पॉइंट नीचे हो चुका है, और स्मॉल कैप इंडेक्स 300 पॉइंट नीचे हो चुका है। तो यहाँ पर तेज गिरावट होती दिखी। ऊपरी स्तरों से 1000 पॉइंट निकल गया मिड कैप इंडेक्स, और स्मॉल कैप इंडेक्स में भी बड़ा नुकसान होता दिख रहा है। तो गिरावट रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही। आइए इसी के साथ 10 की कमाई में कुछ स्टॉक्स आपके लिए लिए जाए, और SPL मिड कैप स्टॉक्स में हमारे 2 खास मेहमानों का किया जाए स्वागत बिगुल के साथ। हमारे 2 खास मेहमान हमारे साथ तैयार हैं। चोला सिक्योरिटीज से धर्मेश कांत साहब और मोतीलाल ओसवाल सिक्योरिटीज से चंदन तापड़िया साहब, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धर्मेश जी, करें शुरुआत, बताएं सर आज के लिए आपकी लॉन्ग टर्म पिक। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग नेहा, सारे पैनलिस्टों दर्शकों गुड मॉर्निंग। देखिए मार्केट तो करेक्शन दे रहा है, और मैं इसको इस से देखता हूँ कि अपॉर्चुनिटी मिल रही है जहां आप अपने वैल्यू पिक्स को बाई कर सके। अगर पिछले बुल रन में मिस कर गए थे तो उसमें अभी एक मौका मिल रहा है खरीदने का, और जो अटक गए हैं उनके पास एडिशनल कैश है तो यहाँ पर एवरेज करने की भी अपॉर्चुनिटी है। बस फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक को सेलेक्ट करें। उस लिहाज से मैंने NTPC ग्रीन एनर्जी को सेलेक्ट किया लॉन्ग टर्म पिक के लिए, और इसके कारण जो मुख्य कारण एक तो ये है कि
ट्रिमेंडस कैपेसिटी एक्सपेंशन आने वाली है। 3.3 गीगावाट इसकी कैपेसिटी थी लास्ट ईयर की, जो कि 6.1 हो जाएगा ये साल अंत होते होते। और भाई FY27 आने वाले 2 साल में 19 गीगावाट होगा, तो 6 गुना तो इसकी कैपेसिटी बढ़ने वाली है। और ये कैपेसिटी के जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, इसके बिकने के लिए गवर्नमेंट से पहले करार हो रखा है, जो वो खरीदते जाएंगे सारे पावर को। सो पावर परचेजिंग एग्रीमेंट हैज ऑलरेडी बीन साइंड, तो वहां भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जो प्रॉफिटेबिलिटी है अराउंड 350 करोड़ का था FY24 में, हम लोग का अनुमान है कि FY27 तक जब इनका 19 गीगावाट कमीशनिंग हो जाएगा, तब ये प्रॉफिटेबिलिटी ऑलमोस्ट 2800 करोड़ के आसपास होगी। तो ऑलमोस्ट 8 गुना प्रॉफिटेबिलिटी की बढ़ने की आशा है। जो रिटर्न ऑन इक्विटी है 4.1 से अराउंड 14% के आसपास होगा। सब तरीके से 20% का डिस्काउंट दे करके FY27 का अर्निंग्स पर भी अगर उसको वैल्यू करते हैं तो 145 का प्राइस टारगेट आता है। काफी बेहतर दमदार कंपनी है, गिरावट पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी इस पे। ओके, ये है आपके लिए एनटीपीसी ग्रीन पर खरीदारी करने की राय लॉन्ग टर्म के लिहाज से। एक ही जगह ग्रीन दिख रहा है बाजार में आज, पूछे कहाँ? वो एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी के नाम में है उसके अलावा कहीं भी ग्रीन नहीं है, बाकी सब जगह रेड रेड रेड, हाल खराब है। आइए चंदन जी का किया जाए स्वागत। चंदन जी सुप्रभात, बताएं सर आपकी लॉन्ग टर्म पिक। जी देखिए, लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए एक तो बाजार में ऊपर के लेवल से बिकवाली है, तो काफी एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव हुआ है और काफी चुनिंदा काउंटर यहाँ पे मिल रहे हैं जहाँ पे स्ट्रेंथ है। बट कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म की हम जब बात कर रहे हैं तो यही सोच रहे हैं कि उन्हीं काउंटर को पिक करना है जो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव था बट रिसेंट में डिक्लाइन देखने को मिला। तो उसके लिहाज से एक काउंटर मेरे ध्यान में हो रहेगा BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। हालांकि इमीडिएट देखें तो पिछले 5 दिनों में अच्छा खासा करेक्शन हुआ है, 6000 से स्टॉक नीचे में लगभग 4400 तक गया है। बट लॉन्ग टर्म के लिहाज से ऐसा लग रहा है कि इस डिक्लाइन में इस काउंटर में खरीदारी की सलाह रहेगी। 4400 से 4450 के बीच में इसको खरीदें। मेजर जो सपोर्ट रहेगा वो लगभग 3700 के आसपास रहेगा, ऊपर में वापस 5500 तक के टारगेट के लिए। तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस डिक्लाइन में खरीदारी की सलाह रहेगी 5500 के पोजिशनल टारगेट के हिसाब से, विद द व्यू कि मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है, रिसेंट डिक्लाइन को खरीदारी में तब्दील करना चाहिए। BSE खरीदें 5500 तक के टारगेट के लिए। इस कमजोरी में ये राय चंदन जी की तरफ से आती हुई 3700 का स्टॉप लॉस लगा लेना रहेगा उचित। आइए जैन साहब हमारे साथ तैयार, लिया जाए उनसे भी उनकी 10 की कमाई का शेयर। जैन साहब फरमाएं। हाँ बिल्कुल अनिल जी, स्टॉक तो निकालना चैलेंजिंग है, इसमें तो कोई बात नहीं, और डेयरिंग भी है काफी काम, ये बहुत हिम्मत वाला काम है इस समय पे। बट एक चीज है कि जो भी स्टॉक्स हम देंगे, मैं बार बार ये डिस्क्लेमर के साथ बोल रहा हूँ, आपको नाम नोट करना है। और कहीं भी ये जिस तरीके की गिरावट आज भी अनएक्सपेक्टेड फॉल है, जिस तरीके का स्मॉल कैप मिड कैप में मतलब गिरावट आई और ग्रीन में खुल के मतलब प्रेशर ऊपर, सेलिंग प्रेशर बहुत आ रहा है, तो हर स्टॉक्स की पिटाई होगी। बट हम इसमें अब देखिए वो टेक्निकली भी देख रहे हैं तो कंसोलिडेशंस देख रहे हैं और कहाँ पे 2-2, 3-3 साल में पहले भाव आए हुए हैं। तो वैसा एक स्टॉक मुझे मिला है स्वराज इंजन्स। इनफैक्ट आज देखिए ट्रैक्टर्स के नंबर्स बढ़िया है और ट्रैक्टर्स के इनफैक्ट कंपोनेंट बनाने वाली ये कंपनी, और वो भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कंपनी, बेहतरीन कंपनी। इनफैक्ट इस कंपनी में मुझे डर इसलिए नहीं लगता कि डिविडेंड यील्ड बढ़िया है, वैल्यूएशंस काफी सस्ते हो चुके हैं, ऊपर के लेवल से काफी करेक्ट हुआ है, और अच्छे हैंड्स, मतलब जब 1985 में प्रमोट हुई थी तब पंजाब ट्रैक्टर्स और किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स, फिर हैंड्स चेंज हुए, फिर महिंद्रा एंड महिंद्रा, अब तो पूरी ओनर हो गई है कंपनी की। और आज M&M की मैंने सुबह भी जब बात की थी तो देखिए उनके MD का भी जो स्टेटमेंट था, और बड़ी बड़ी कंपनियां, और वो जो स्टेटमेंट अच्छा लगा मतलब मुझे। और प्लस महिंद्रा एंड महिंद्रा के खुद के नंबर्स, फिर ट्रैक्टर्स के नंबर्स मंथली इस बार जो नंबर्स आए हैं, तो सर्टेनली ये भी एक बेनिफिशियरी होगी। और आगे भी आने वाले दिनों में मुझे लगता है कि ये कंपनी में इस लेवल पे आ गए हैं तो डाउनसाइड भले आ सकती है, मगर ऊपर के लेवल से अच्छे हो गए हैं। तो मैं एक बार थोड़ा सा उस पे देखने जा रहा हूं कि आप ऊपर का लेवल्स जो है वो करीब 3470 का रहा है, वहां से अभी हमें 2500 के लगभग मिल रहा है, तो करेक्टेड भी अच्छा खासा हो गया। और 20 के पी मल्टीपल पे स्टॉक अब बहुत महंगा नहीं है, बट ये ठीक है, और भी करेक्ट हो सकता है, आई वोंट डिनाई दैट। फिर 4.25% का डिविडेंड यील्ड, अब जब मार्केट्स करेक्ट होते तो डिविडेंड यील्ड आल्सो बिकम्स अ वेरी बिग कंपोनेंट। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिस कंपनी का 52% हो, रिटर्न ऑन इक्विटी 39-40% हो, और वो 20 के पी मल्टीपल पे मिल रही है, प्लस प्रॉफिट की कैगर भी, सेल्स की कैगर भी बढ़िया है, मतलब 10-12% से कंपनी ग्रो कर रही है, नेट प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़िया है। तो ओवरऑल मुझे ठीक लगती है कंपनी, और इसको धीरे धीरे स्टैगर्ड वे में लेना है। 2200 से 2400-2500 का जो रेंज है, इसमें धीरे धीरे लेना है। कंपनी ने काफी अच्छे रिजल्ट्स भी दिए हैं, इनफैक्ट दिसंबर
23 में 24 करोड़ का पैड था, उसके सामने 32 करोड़ का पैड, और पिछले 4-5 क्वार्टर भी बहुत अच्छे गए हैं इनफैक्ट कंपनी के। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल इस स्टॉक में ध्यान देना चाहिए, और आने वाले दिनों में मार्केट्स में जहां पे भी थोड़ी भी तेजी आती है तो ये स्टॉक भी अच्छा रिएक्ट करेगा, और FIIs DIIs भी ठीक ठाक होल्ड करते हैं 10-12%। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे लें और 3100 के टारगेट्स के लिए 3100 के लक्ष्य के लिए स्वराज इंजन ये है वो स्टॉक्स जहां पर खरीदारी करने की राय 10 की कमाई के तौर पर आती हुई आपके लिए जैन साहब की तरफ से। आइए बग्गा साहब हमारे साथ है, बग्गा साहब से जरा आप टैरिफ